नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। बीजेपी जेडीयू को बराबर की सीटें मिल रही हैं, यानी 101 सीटें। एलजेपीआर को 29 सीटें मिली है और हम पार्टी को और आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। तो फिलहाल देखिए, तमाम नाराजगियों को दूर करते हुए अब यह फैसला हो चुका है एनडीए के बीच कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जानी हैं। जेडीयू बीजेपी 101 सीट, 29 सीटें एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी और आरएलएम और साथ ही हम पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। इस पर अधिक जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से सीटों को बंटवारे का ऐलान हुआ और पहले तक तो ये बताया जा रहा था कि सभी नाराज है, लेकिन उन नाराजगियों को दूर कर दिया गया है और हम ये देख भी रहे कि जीतन राम मांझी भी बेहद खुश नजर आए जब वो उन्होंने अपना बयान दिया मीडिया के सामने। बिल्कुल, बेशक। देखिए, जिस तरह से लगातार लंबे समय से चर्चा चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, उसके बाद फाइनली जो विनोद तावड़े की तरफ से जो महासचिव है, बिहार के प्रभारी है, उन्होंने ऐलान कर दिया और उसके बाद ये तय हो गया कि बीजेपी 101, जेडीयू 101 और एलजेपी चिराग पासवान की, रामविलास पासवान की जो पार्टी है 29 सीटों पर और आरएलएम जो कुशवाहा की पार्टी है वो 6 सीटों पर, हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसको लेकर अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए घटक दल की हैं वो अब सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो हम डिमांड कर रहे थे वो फुलफिल होता नजर आ रहा है। लेकिन इससे एक चीज और स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार अंतिम समय तक ये कहते नजर आए कि हम 30 से ज्यादा सीटों पर डिमांड कर रहे हैं और आखिरकार उनको 29 सीटें मिली है। तो एक तरह से उनकी जीत भी कहा जा रहा है और लगातार जो चाहे आरएलएम हो या हम, दोनों पॉलिटिकल पार्टी लगातार ये उम्मीद कर रही थी कि उनको एटलीस्ट मिनिमम 8 या 9 सीटें के आसपास उनको मिलेंगी, लेकिन उनको 6 सीटों पे ही संतुष्ट करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जीत एलजेपी की है, जो 29 सीटों पे जीत रही है, सीटें मिली है। और अब ये देखना होगा जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा तो क्या कुछ उस पर निकलता है। ठीक है पंकज, साथ ही साथ अभी हम ये भी देख रहे थे कि लगातार चिराग पासवान को भी उनके मान मनोबल करने के लिए नित्यानंद राय को भी भेजा गया था। उसके बाद से कहा, उनके ओर से भी ये कहा गया था, चिराग पासवान ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मुझे अपने आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जब सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ तो 29 सीटें उनकी पार्टी को दे दी गई है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, लंबे समय से इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और लगातार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी लगातार इस बात को कहती नजर आई कि एनडीए घटक दल में सब कुछ सही है और किसी को भी कोई समस्या नहीं। लेकिन लगातार आप देखिए चिराग पासवान किस तरह के उनके तरफ से बयान आते नजर आए। चिराग पासवान एक बार ये भी कहते नजर आए थे कि हम जो है जब तक मंत्री है तब तक अपना काम करते नजर आएंगे और उसके अलावा लगातार बातचीत चल रही है। इस तरह के बयान उनके तरफ से थे, जीतन राम मांझी की तरफ से इस तरह के बयान थे कि बातचीत चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने बात कही कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन अब जब इसको फाइनलाइज और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया उससे स्पष्ट हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिली हैं और कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर बहुत जल्द माना जा रहा है कि यह भी अब तय हो जाएगा कि कितनी सीटों पे कौन कौन सी सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है उस पर अब सबकी नजरें लगी हुई है कि कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और खास तौर पर बीजेपी कहां कहां से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है, क्या आज करेगी या कल। लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी चर्चा जो है वो शुरू कर दिया। इंतजार इसी बात का था सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन इसमें एक और बड़ी जीत एनडीए की रही है, क्योंकि लगातार महागठबंधन और एनडीए में ये लगातार चल रहा था कि कौन पहले ऐलान करेगा और ऐसे में एनडीए ने पहले ऐलान कर दिया है कि किसके खेमे में कितनी सीटें जाएंगे। अब इंतजार है महागठबंधन की तरफ से कि वो कब ऐलान करते हैं। ठीक है पंकज, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी आपने इस बात
की ओर भी जैसे इशारा किया कि तमाम पार्टियों के उन नाराजगियों को दूर करने की कोशिश तो की गई, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब तक ये ऑल इज वेल जो कहा जा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा भी तो अपनी नाराजगी बिल्कुल ऐन मौके पर वो लेकर के आए। जीतन राम मांझी मान गए, चिराग पासवान मान गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी दूर हुई है पूरी तरीके से या नहीं, या बस मन मार करके उन्होंने ये 6 सीटें स्वीकार कर ली है? देखिए अब जो बयान जीतनराम मांझी की तरफ से सोशल मीडिया ट्वीट की तरफ से आया था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे वो हमें मान्य होगा, और वो मानना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा ने कल बयान जारी किया था कि अभी जो खबरें आ रही है वो खबरें असत्य है और ये अभी तय नहीं हुआ कि किसके खेमे में कितनी सीटें जाएंगे। लेकिन अब जब ऑफिशियली अनाउंस हो गया है तो अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन इसमें एक और पेच है सुरभि की, अब लगातार ये बात कहा जाता है बड़ा भाई कौन होगा? जेडीयू बड़ा भाई होगा। और लगातार ये बात पिछले चुनाव में विधानसभा में कहा गया था कि लोकसभा में बड़े भाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी होगी और विधानसभा में बड़े भाई के तौर पर जेडीयू होगी। लेकिन अब दोनों भाई समांतर तौर पर समांतर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई है। दोनों बीजेपी और जेडीयू इक्वल जो सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीलकमल भी जुड़े हुए। पंकज आप बने रहिएगा। नीलकमल, मैं आपका भी रुख कर रही हूं क्योंकि अभी यह ऐलान तो हो गया है कि सीट बंटवारा के तहत में आखिर किसे कितनी सीटें मिल रही है। अब उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन जारी है। यहां तक कि ये भी खबरें थी कि एलजेपीआर को भी जो 29 सीटें दी गई हैं उसमें भी कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से नाम होंगे, चुनाव चिन्ह होगा एलजेपीआर का। तो इस फैक्टर को लेकर भी आपसे थोड़ा सा और हम इस वक्त की स्थिति को समझना चाहेंगे, और क्या अब सब कुछ मान लिया जाए कि एनडीए में वाकई में ऑल इज वेल है या अभी भी अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है, पक रहा है? नहीं, देखिए सुरभि, अब अंदर में कुछ नहीं पक रहा है। जो भी हुई, जो बातें आई हैं सामने में, वो सबके सहमति से ही वो सामने बात आई है। उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, जीतन राम मांझी की बात हो या फिर चिराग पासवान की बात हो, ये सबकी सहमति से ही ये फार्मूला तय हुआ है। 6 सीट दोनों को दी गई है। हालांकि हम लोगों को जो सूत्र ने बताया था कि 7 सीट दी जाएंगी और 26 सीट दी जाएंगी चिराग पासवान को, लेकिन 3 सीट वो ज्यादा लेने में कामयाब रहे हैं। तो लिहाजा 102 सीट जो जेडीयू की थी उसमें से 1 सीट कम हुई है और एक सीट इन लोगों के काटे गए हैं। बीजेपी 101 सीट पे अपनी चुनाव लड़ रही है। अब कोई मामला फंसा हुआ नहीं है इसमें। ये एक अंदर खाने ये चर्चा जरूर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कल तक बता रहे थे सीट फाइनल नहीं हुआ है, उनकी भी एक आस थी कि हमें भी ज्यादा सीट मिलेगा। लेकिन पिछले बार वो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा नहीं थे, ना ही चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे। पिछली बार जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी गई थी एनडीए में, तो इस बार 1 कम की गई है। दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को यह कहा गया कि आपका जितना स्टेक है, जहां आपका होल्ड है, उस हिसाब से 6 सीटें ही मिलती है। तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए। दूसरी तरफ इनका 2 साल का टेन्यूर। लेकिन नीलकमल, एक और बात कही जा रही थी बड़े भाई को लेकर के, लेकिन अब तो ना कोई बड़ा भाई रहा ना कोई छोटा भाई रहा। कद तो बराबर हो गया बीजेपी और जेडीयू दोनों का, क्योंकि इससे पहले कि जितने चुनाव हुए हमने देखे कि बीजेपी की सीटें हमेशा से कम रही हैं मुकाबले जेडीयू के। लेकिन इस बार तो खेल ये पूरी तरीके से पलट दिया गया है, दोनों को 101 सीटें दे दी गई हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस बार कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, बल्कि ट्विंस कहा जाए उसको, दोनों बराबर हैं। ट्विंस कहा जाए तो 101। लेकिन ट्विंस तो हम और आप कह रहे हैं, क्या अंदर भी यानी कि एनडीए के भीतर भी अब इस बात को लेकर के किसी भी तरीके का कोई ऐसा मतभेद तो नजर नहीं आने वाला है आने वाले दिनों में? क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष इस मुद्दे को उठा चुका है, वो कह चुका है कि आने वाला समय आप देखिएगा कि कैसे पहले तो ये बराबरी पर पहुंचेंगे और उसके बाद इनके पार जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए अगर आप देखिएगा बिहार चुनाव तो अभी हो रहा है, नवंबर में होंगे, अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होंगे। तो अब जो ये बात जो है चिराग पासवान को लेकर के 8 से 9 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया था कि इस बार एनडीए में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए सीट को लेकर के या कुछ की ऐसा कि एनडीए की छवि बिहार में खराब हो। क्योंकि 2020 में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने 200 जो सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने ये किया था कि बीजेपी
जहां उम्मीदवार खड़ा की थी वहां पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया था, और जेडीयू जहां पर उम्मीदवार खड़े कर रहे थे वहां पर उन्होंने दिया था। इस प्रकार से जेडीयू की बहुत सारी सीटें डैमेज हुई थी और एनडीए को, ओवरऑल एनडीए को बहुत नुकसान हुआ था। जैसे तैसे सरकार बनी थी यहाँ पर, नहीं तो पिछले बार ही 150 प्लस सीटें एनडीए को मिल सकती थी अगर चिराग पासवान खेल ना बिगाड़ते। तो ये नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना था 7 से 8 महीने पहले ही कि किसी भी तरह से वो स्थिति नहीं आने देनी है यहाँ पर बिहार में 2020 वाली। इसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े, तो इसी का फायदा चिराग पासवान ने उठाया है। हालांकि 29 सीट जरूर मिली है उनको, लेकिन इसमें तय मानिए कि 4-5 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कैंडिडेट तो होंगे बीजेपी के, लेकिन पार्टी सिंबल होगा सिर्फ चिराग पासवान का। यानी अगर देखी जाए बात, अगर इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से इसको कहा जाए कि चिराग पासवान अभी भी 23-24 सीट पर ही चिमटे हुए हैं। बाकी सीटें जो है हो सकता है जेडीयू के भी उसमें कैंडिडेट शामिल हो जाए और बीजेपी की भी कैंडिडेट शामिल हो जाए, लेकिन सिंबल रहे चिराग पासवान का। इस तरह की भी सर्कमस्टांसेस हो सकते। तो मैं आपको कह रहा था उपेंद्र कुशवाहा की बात, 2 साल का टेन्योर उनका था राज्यसभा में, हो सकता है कि अंदर खाने उनसे बात हुई हो, टेन्योर और बढ़ जाए, दूसरी बार उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए। दूसरी तरफ जितन राम मांझी भी इस तरह से राजी हुए हो क्योंकि उनको एक विधान परिषद में सीट दे दी जाए, जो पिछले बार 7 सीटों पे लड़े थे, तो एक बार विधान परिषद में भी एक उनको दे करके 7 का 7 आंकड़ा उनको पहुंचा दिया जाए। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी यह भी देख रहे कि उनकी भी उम्र हो चुकी है, तो आने वाले समय में मोदी सरकार उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दे, ये भी उनको एक आस है जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है। तो इसके लिए भी वो अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कर चुके हैं, इसलिए एनडीए के अंदर कोई खींचतान नहीं होगी, ये तय माना जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार पंकज का भी रुख कर रही हूँ। पंकज, 2020 के समय में हमने देखा कि जेडीयू को जहां 115 सीटें मिली थी, उसमें जीतने में सिर्फ 43 सीटें जीत के खाते के तौर पर उनके हिस्से आई। बीजेपी 110 पर चुनाव लड़ी, लेकिन जेडीयू से अधिक सीटें जीत गई, यानी 74 सीटें उनके खाते में आई। अब ऐसे में क्या यह माना जाए कि बीजेपी ने भी उस स्थिति को, उस दौरान को उन्होंने समझा कि उनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने अपना कद बढ़ाने का सोचा, और ये जो सीट का बहुत ज्यादा एक फासला था उसे अब बराबरी पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है? बिल्कुल बेशक। देखिए, लगातार हम इसके पहले लगातार बात कर रहे थे, नीलकमल भी मौजूद थे, इसके हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन होगा, लेकिन अब इससे स्पष्ट हो गया कि दोनों जो है ट्विंस एक तरह से, जैसे नीलकमल ने कहा। लेकिन अब इसमें एक बात और भी स्पष्ट है सुरभि की, जो 29 सीटें चिराग पासवान को मिली है, उसमें से बिल्कुल सही नीलकमल कह रहे थे कि जो बदलाव जो इसमें ये होगा कि कुछ सीटों पर जो है वो चिराग पासवान के सिंबल जो है उस पर चुनाव जो है बीजेपी के उम्मीदवार या तो जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। ये अटकलें अब लगना शुरू हो चुके हैं और ये अब स्पष्ट हो जाएंगे, कल देर रात तक ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पंकज, इसमें भी तो स्थिति बहुत बेहतर स्थिति तो एलजेपी के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार तो उन्हें 40 सीटें मिली थी और इस बार 29 सीटें। अब उसमें भी ये कहा जा रहा है कि या तो जेडीयू के उम्मीदवार हो या तो बीजेपी के उम्मीदवार हो, तो ये तो सिर्फ एक कवर अप के तौर पर उन्हें 29 सीटें दिखा दी गई हैं। देखिए, ये आप देखेंगे पिछले 4 दिनों से पटना से लेकर दिल्ली में लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा था, और 3-3 बार केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो, 2 बार केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, चिराग पासवान से मिलने मुलाकात करने गए और लगातार कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। वो इसीलिए करते गए कि एनडीए में कोई फूट ना पड़े। आप कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना था और एक मैसेज जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देना था चिराग पासवान को, एलजेपी को, कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 30 से ज्यादा सीटों की, वो हम जीत रहे हैं। तो एक मैसेज साफ तौर पर देने की कोशिश है और वो मैसेज देने में सफल होते नजर आए हैं चिराग पासवान। लेकिन अंदरूनी कहानी ये है कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है उनमें से ही 2 सीटें या 3 सीटें उनको दी जाएगी, और वहां पे बीजेपी का जो उम्मीदवार है दलित समीकरण के हिसाब से वहां से अपने उम्मीदवार वहां से उतारा जाए, जिससे साफ है कि जो है एनडीए में जो खींचतान है वो समाप्त हो जाए और उसके बाद एक मैसेज साफ तौर पर जाए कि एकजुटता का एक मैसेज जाए कि एनडीए में एकजुटता है और साफ तौर पर एकजुटता के तौर पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और उसमें जीत हासिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन आप देखिए, कल तक जिस तरह से तमाम, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो या जीतन राम मांझी का बयान हो या चिराग पासवान का, अब तमाम नेताओं के सुर बदलते नजर आए हैं। आप लगातार ये कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो कहेंगे वही हम मानेंगे और उसी तरह से हम चलेंगे। तो ये साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से जो कॉम्प्रोमाइज मोड पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं एनडीए गठबंधन में, वो साफ तौर पर है कि कुछ ना कुछ उनको उसके बदले में या कुछ बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रही होगी और उसके बदले में कुछ ना कुछ मिला है। जिस तरह से जीतन राम मांझी को लेकर नीलकमल कह रहे थे कि उनको एक एमएलसी मिल सकती है या तो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर या एलजी के किसी राज्य का बना दिया जाए, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के थ्रू उनको सेंटर में वापस ला दिया जाए। इन तमाम अटकलों पे जो है अब जो है तेजी आ गई है और उसको लेकर चर्चा चल रही है। तो उम्मीद यही बताई जा रही है कि जो चर्चा पंकज, मैं आपके पास लौट रही हूँ। नीलकमल, इस वक्त मैं आपका रुख कर रही हूँ। एक पोस्ट इस बीच पप्पू यादव का सामने आया, वो लिख रहे हैं संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया, नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा किया गया है। बीजेपी 101 सीट बीजेपी की एच टीम है, मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट, पिछलग्गू 2 टीमों को 12 सीटें दी गई हैं। अब ऐसे में जिस तरीके का एक ये तंज कसने का काम किया गया, हम ये कह सकते हैं, और जब ये सवाल खड़े कर देते पप्पू यादव और ये कह देते हैं कि ये तो पूरी तरीके से षड्यंत्र है नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए, क्या वाकई में ऐसा कोई एंगल भी अब ढूंढा जा रहा है क्या विपक्षी दलों की ओर से? जबकि जेडीयू और बीजेपी तो कह रही है कि हम तो भाई भाई हैं। बिल्कुल, देखिए आप जो सेक्रीफाइस देखिए दोनों पार्टियों ने किया है, जेडीयू ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है। 2020 की बात करें तो जेडीयू 115 सीटों पे लड़ी थी, तो उन्होंने 14 सीट को सेक्रीफाइस किया है। बीजेपी 110 सीट पे लिखित चुनाव लड़ी थी, तो 9 सीट को उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। यानी दोनों ने बहुत सीटें अपनी घटाई हैं। और सिर्फ चिराग पासवान जो पिछले बार चुनाव में एनडीए के साथ नहीं थे, उन्हें 29 सीटें दी गई हैं। और दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उनका मामला सीटों को लेकर था ही नहीं, उनकी 1 सीट की डिमांड थी। वो दिनारा विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस पर अड़ गए थे। अभी सीईसी की बैठक जो होने वाली शुरू हुई थी, उस बीच में उस प्रपोजल को रखा गया, उपेंद्र कुशवाहा के प्रपोजल को, तो वहां से हरी झंडी मिली है जैसे ही कि ठीक है दिनारा का सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया जाए। उसके बाद जो है ये पूरे आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी खुश है, जीतन राम मांझी भी खुश है, और जेडीयू और बीजेपी का तो जो कॉम्बिनेशन 2000 से चल रहा है वो तो है ही है, लेकिन ऑपोजिशन का काम है किसी न किसी तरह से दोनों के बीच में एक दरार पैदा करने की, तो वो पप्पू यादव बाखूबी कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से। लेकिन नीलकमल वो ये तक कह दे रहे हैं, पप्पू यादव अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जानबूझकर ये रणनीति अपनाई गई है। हनुमान का दर्जा दे दिया एलजेपीआर को, उन्होंने पिछलग्गू कह दिया 2 यानी कि आरएलएम और हम पार्टी को, और उसके अलावा ये तक उन्होंने कह दिया कि अगर इन तीनों पार्टियों को बीजेपी के साथ में अगर बिठा दिया जाए तो 142 सीटें तो अकेले बीजेपी के खाते में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे जेडीयू के पास सिर्फ 101 सीटें फिर रह जाएंगी, क्योंकि ये तीनों पार्टियां बीजेपी के साथ शामिल है। यहां जेडीयू के साथ नहीं, जेडीयू अकेली है। भले भाई भाई कहा जा रहा है, लेकिन पीठ पर खंजर का काम भी किया जा रहा है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये तो दलित समाज को कैसे ये एक तरीके से दबाने का प्रयास है, इसी वजह से पूरी रणनीति पहले से तैयार की गई है। तो क्या मान करके कि आपने जैसे कहा कि अपोजिशन चाहती है कि किसी भी तरीके से इनके बीच में विवाद हो जाए, क्या वाकई विवाद बढ़ाने के लिए, मतभेद बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, या इसमें कहीं कोई अपोजिशन एक मौका तलाश रहा है? बिल्कुल, देखिए ऑपोजिशन एक मौका ही इसमें देख रहा है कि कुछ किस तरह से कर दे, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाए, चुनाव के समय में नेता एक दूसरे के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर दें, इस तरह से लेकर के तो एक गलत मैसेज जनता के बीच चले जाए। लेकिन एक बात यह समझनी पड़ेगी कि जीतन राम मांझी कहां से आए? नीतीश कुमार के साथ ही थे। उपेंद्र कुशवाहा कहां से आए हैं? नीतीश कुमार के साथ ही थे। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रखते थे वो, तो वो लोग तो वहीं से आए हैं। हाँ, चिराग पासवान की अलग पार्टी थी, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी वो अलग रहे थे, नीतीश कुमार के कभी साथी रहा करते थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो ये देखना पड़ेगा कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, वहीं से है, तो वो लोग कभी भी जा सकते हैं जेडीयू के साथ या यहीं। लेकिन अभी एनडीए में ऐसी कोई बात ही नहीं है। एनडीए एक अपने आप को यहाँ पर जो बोल रही है कि हम लोग कंफर्टेबली यहाँ पर जीत रहे हैं, 170 से 180 सीट हम लोग ला रहे हैं, तो इसलिए कोई इस टाइप का कुछ यहाँ पर खींचतान होगा या कुछ बयानबाजी होगी। आप देखिए कि सीट शेयरिंग का मामला जब तक नहीं सुलझाता तब तक आप देखिए एनडीए के खेमे से कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही थी कि जिससे दलों के बीच में कोई खाई पैदा हो। कोई भी नहीं बोल रहा था, ऐसी बात कोई नहीं बोल रहा था। जीतन राम मांझी ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था, तो उन्होंने कहा था
कि भले ही हम एक सीट पे भी ना लड़े, लेकिन हम मोदी जी के साथ रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ नहीं कहा था, और बार बार चिराग पासवान भी यह कर रहे थे कि हम तो हनुमान हैं। वो उन्होंने हनुमान का दर्जा खुद को दिया है, खुद ही दिया था कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। तो ऐसे में जो अब जो यहाँ पर आग लगाने की कोशिश तो की जाएगी महागठबंधन की ओर से। अब जाहिर तौर पे एनडीए के नेता भी, जो अभी तक नहीं हुआ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला, तो निश्चित तौर पे किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ेगी। तो ये एक राजनीतिक जो बातचीत होती है, राजनीतिक एक प्रतिबद्धता होती है एक दूसरे के खिलाफ बोलने का, वो अब शुरू रहेगा। और देखिए आगे आगे आने वाले समय में महागठबंधन को लेकर किस तरह की बातें आती है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का मसला नहीं सॉल्व हुआ है। दूसरी तरफ वीआईपी के जो चीफ है मुकेश सहनी, वो दिल्ली रवाना हो गए। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी पंकज। अब मैं आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव अपने बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। हम अब तक सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ देख रहे थे। एनडीए का सीट बंटवारा तो क्लियर हो चुका है, लेकिन महागठबंधन का ये पेच कब तक सुलझेगा, इसको लेकर भी हर किसी की नजर है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एनडीए ने इसे तो मैनेज कर लिया है, लेकिन धरातल पर जो मुद्दे हैं या जिन उम्मीदवारों के नामों को लेकर के अब मंथन होगा, अभी उसमें भी क्या कोई माथापच्ची देखने को मिलेगी? बिल्कुल बेशक। देखिए अब रणनीति इस बात पर बनाई जा रही है, इसको लेकर ही चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो बीजेपी मुख्यालय में ही है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। और ये बैठक उम्मीदवारों के नामों को तय करने के लिए है कि कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या जेडीयू के जो उम्मीदवार होंगे उन सीटों पर अगर उनको उतारे जाते हैं, तो क्या बीजेपी की जो यूनिट है जो उस जिले में, उस विधानसभा में, वो खुश होती है नहीं होती है, वो सेटिस्फेक्शन फैक्टर बनता है कि नहीं बनता, वो महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा अगर बीजेपी उतारती तो जेडीयू सेटिस्फाई होती है नहीं होती, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्लैशेस को किस तरह से निपटाया जाए वो अब देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ यह है कि अब ये एक मैन टू मैन मार्किंग वाला जो बीजेपी जो पिछले कई चुनाव से करती नजर आई है, क्या वो फॉर्मूला अपनाएगी? ऐसे में अब देखना होगा कि कौन सी सीट से जो महागठबंधन है अपने उम्मीदवार उतारते हैं, कौन कौन सीट से किसको कांग्रेस के, कौन सी सीट से कांग्रेस उतारेगी, कौन सी सीट से आरजेडी उतारेगी, तो उसमें कौन मजबूत है, कौन किस तरह का प्लेयर होगा या उम्मीदवार होगा, और बीजेपी किस तरह से इंप्लीमेंट करती, वो महत्वपूर्ण होगा। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीलकमल आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के घमासान जारी है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये वीआईपी का दावा है। महागठबंधन के बड़े डॉक्टर दिल्ली में मौजूद है। खींचतान के बीच दिल्ली जा रहे हैं मुकेश सहनी, तो वीआईपी के अध्यक्ष है मुकेश सहनी। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि देखिए फिलहाल बिहार में मौजूदा जो समीकरण है 243 सीटों के में, इसमें बहुमत का आंकड़ा 122 का है। और आपको याद होगा कि कैसे इसी आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी ने जेडीयू का साथ लिया था, और क्योंकि बीजेपी के पास जहां 80 सीटें थी, जेडीयू के पास 45, और दूसरी तरफ 131 कुल मिलाकर सीटें एनडीए की बनी थी, क्योंकि हम के पास 4 सीटें, निर्दलीय के पास 2, और इसी से 131 सीटें एनडीए के पास गई और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और उसके बाद विपक्ष के पास आरजेडी की 77, कांग्रेस की 19, लेफ्ट की 15, एआईएमआईएम की 1, यानी कुल 112 सीटें। लेकिन इस बीच महागठबंधन में अभी भी उथल पुथल जारी है, क्योंकि मुकेश सहनी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अपनी जिद छोड़ने को राजी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी फिलहाल ये देखना होगा कि ये लड़ाई और कितनी दिलचस्प होती है, क्योंकि एनडीए ने तो अपने बीच के मनमुटाव, नाराजगियों को दूर कर लिया है, सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है। लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिर कब तक तय होगा, क्या नाराजगियां दूर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, एक बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है। तो ये बात थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बहुत ही अच्छा। अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज हो जाएगा। मुकेश सहनी जी का यह बयान महागठबंधन के अंदर चल रहे महाभारत को दर्शाता है।
उसके विघटन की सच्चाई को दिखा रहा है। लेकिन असली डॉक्टर दिल्ली में नहीं है, वहाँ जाकर इलाज नहीं होगा। असली डॉक्टर बिहार की जनता है, जो उन्हें चुनाव के दौरान वेंटिलेटर पर भेज देगी और चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से ये लोग अंतिम सांसें गिन रहे होंगे। दरअसल महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, कुर्सी लोलुपता के आधार पर बना गठबंधन, जिसको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपनी कुर्सी, अपने पद से मतलब है, ऐसे गठबंधन का हाल यही होना ही होना है। इनका गठबंधन चुनाव तक बिल्कुल नहीं चलने वाला। लोकसभा में भी ये इंडी अलायंस बनाए थे, लेकिन क्या परिणाम आया था? तितर बितर हो गया था। इस बार भी इनका बिहार में यही होने वाला है। आपस में कभी समझौता उनमें हो नहीं सकता, क्योंकि उनका उद्देश्य गलत है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलकमल लगातार बने हुए हमारे साथ। नीलकमल, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय में बीजेपी के पास 121 सीटों में से 11 सीटें महज वीआईपी को दी गई थी। वीआईपी के बाद उसके बाद हमने देखा जो 4 सीटें उन्हें मिली, उसमें से जिन्होंने जीत हासिल की उन्होंने तो बीजेपी का दामन थाम लिया वीआईपी को छोड़ करके। अब मुकेश सहनी ने पाला बदल लिया, उसके बाद महागठबंधन के साथ वो हो लिए और अब वो महागठबंधन में रहते हुए 20 से 25 सीटें मांग रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का पद, और अब वो कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य संबंधित किसी को कोई समस्या होती है तो सभी डॉक्टर तो दिल्ली तो जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य होकर के तो वहीं से लौटेंगे। क्या माना जाए कि अभी भी ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ही अभी इनका ये स्वास्थ्य डगमगाया हुआ नजर आ रहा है क्या, जिस वजह से डॉक्टर के पास ये जाने की बात कह रहे हैं? बिल्कुल, आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वो भी दिल्ली में हैं। तो बड़े डॉक्टर तो वही हैं। तो अब इलाज कराने के लिए मुकेश सहनी जो है वहां पर बेहतर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अब वहां से देखना पड़ेगा कि वो क्या इलाज करके आते हैं। लेकिन उनकी जो मांग है वो तेजस्वी यादव खासकर जो है वो पूरी नहीं करना चाहते। वो उसको नहीं चाहते हैं कि उनको इतनी सीटें दी जाए। और उसके साथ साथ 20 सीट जो रही है मुकेश सहनी के द्वारा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 15 सीट ले लीजिए। डिप्टी सीएम की भी मांग कर रहे हैं साथ साथ। तो डिप्टी सीएम पे हो सकता है कि तेजस्वी यादव मान जाए, लेकिन सीट 5 उनकी बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 60 सीट पे से कम पर कंप्रोमाइज करना एकदम स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि 60 सीट से हम कम सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये भी एक मसला है तेजस्वी यादव के साथ। वो 48 सीट देना चाह रहे थे, क्योंकि अभी कांग्रेस और आरजेडी की बैठक तो कल अभी होनी है। मुलाकात राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी यादव की संभवतः बताई जा रही कि हो सकती है। तो ऐसे में हमें अभी इंतजार थोड़ा और करना होगा महागठबंधन के सीट फॉर्मूले को तय होने के लिए। देखिए, राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात आज ही होनी थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि औपचारिक मुलाकात होगी, चूंकि वो दिल्ली गए हैं। ठीक है नीलकमल, तेजस्वी यादव ने खुद ही अपना बयान दिया था कि वो दिल्ली जा रहे हैं, चूंकि उनको ठीक है नीलकमल, समय का अभाव है, इस वजह से फिलहाल मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।